गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञानदूत सीजन 2 के आज की क्लास में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करने जा रहे हैं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका, जैसा कि आपको ध्यान है, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उन्होंने नाम दिया इसे नई दुनिया। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप से जाकर, एशिया से जाकर यहाँ लोग बसने लगे। बेसिकली यूरोप के लोग यहाँ ज़्यादा थे, उनके कुछ इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट थे जिनके कारण वो वहाँ गए। और इस तरह जाते जाते धीरे धीरे हुआ ऐसा कि ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज वहाँ डेवलप हो गई। इन कॉलोनीज के निवासियों को धीरे धीरे लगा, जब 1760 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस समय जॉर्ज थर्ड जो थे वहाँ के सम्राट थे, उन्होंने काफ़ी टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे। तब 13 कॉलोनीज ने मिलकर ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि ये टैक्सेस को थोड़ा कम करवाना चाहिए। तो इस पे राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। इस पे नाराज होकर ये 13 कॉलोनीज के जो लोग थे, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये नारा देते हुए उन्होंने कहा कि हम अब टैक्स नहीं देंगे। फिर से उनके पास एक प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इसे सम्राट जॉर्ज थर्ड ने ठुकरा दिया। इसके बाद इन लोगों को लगा कि हमें एकत्रित होकर कुछ प्रयास करने चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने एक फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन किया 74 में। इस सम्मेलन के बाद इन्होंने 75 में फिर से एक फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया, जिसमें इनको लगा कि सारे प्रयास धूमिल होते जा रहे हैं और करों वगैरह में हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तब इन्होंने फाइनली जाके 4 जुलाई 1776 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन के साथ ये युद्ध 6 वर्ष तक चला। इसमें ब्रिटेन की हार हुई, और उसके बाद ब्रिटेन ने इसे आज़ाद कर दिया 1783 में इसे आज़ाद घोषित कर दिया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इन 3 जो फेडरेशन, तो 3 इसकी कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज थी सॉरी, उनको लगा कि एक किसी कन्फेडरेशन की स्थापना की जानी चाहिए, और इसके लिए फिर से एक फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ, और 77 में इन 13 कॉलोनीज ने मिलकर एक कन्फेडरेशन की स्थापना की। और यह इन्होंने मिलजुल कर एक मतलब आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन का निर्माण किया, जो कि अमेरिका का प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन या प्रथम संविधान कहलाता है। लेकिन थोड़े ही समय बाद धीरे धीरे इस जो संविधान था, ये प्रथम संविधान था, इसकी वीकनेस सामने आने लगी। इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स था क्या कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी वीक थी, और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, ये 13 जो स्टेट्स थे इसके कन्फेडरेशन के पार्ट से, उनके पास अपनी अपनी शक्तियां काफ़ी थी। तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बन रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक देश के रूप में ये अपने आप को छीन पा रहा था। तो वापस से इन्होंने प्रयास किया। 77 में वापस से एक फिलाडेल्फिया में सम्मेलन बुलाया गया, जिसके अंतर्गत वापस से 87 में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ, जिसमें मेडिसन, अलेक्जेंडर जैसे कई महान जो अमेरिका के नागरिक थे, जो कानूनविद थे, उन्होंने मिलजुल कर 10 दिन कम से कम ये बहस चली, और 10 दिन की बहस के बाद एक संविधान को स्वीकृत किया। तो 1787 में एक संविधान अमेरिका के लिए स्वीकृत कर लिया गया, और 1789 में इसे लागू किया गया। तो ये था थोड़ा सा इसका संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसकी जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है, और एरिया इसका 93,072.614 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देश है। तो एरिया वाइज अगर अपन देखते हैं तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे ये आता है, रशिया कनाडा के बाद 3rd नंबर पे ये आता है। पॉपुलेशन अगर अपन देखते हैं तो 32.14 करोड़ पॉपुलेशन के मामले में भी ये 3rd लेवल पे आता है। चाइना, इंडिया और के बाद 3rd नंबर पे अमेरिका आता है। तो इस तरह से आप इसे देखते हैं। करेंसी यहाँ US डॉलर चलता है। जब इसका नेशनल डे की बात करते हैं, तो जब इन्होंने 76 में 4 जुलाई 76 को अपने आप को आज़ाद घोषित किया था और युद्ध की घोषणा करी थी, वही इनका जो स्वतंत्रता दिवस है, ये इनका नेशनल डे है 4 जुलाई। फ्लैग
इनका नाम जैसे अपने यहाँ तिरंगा कहते हैं या ब्रिटेन वाले यूनियन जैक कहते हैं, ये स्टार्स एंड स्ट्राइप्स नाम से इनके फ्लैग फेमस है। रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। और पर कैपिटा इनकम की बात करें, पहले ही मैंने आपको बताया अत्यंत विकसित देश है, औद्योगिक देश है, पूंजीवादी देश है और गणतंत्रात्मक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। तो पर कैपिटा इनकम को भी अपन देखते हैं तो 39.710 यहाँ की पर कैपिटा इनकम है, तो काफी अच्छी आर्थिक स्थिति में भी है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। अब आइए चलते हैं अपन आज इसके मेन टॉपिक की तरफ, मेन फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो इसकी विशेषता या फर्स्ट फीचर जो ले रहे हैं वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का संविधान 1787 में स्वीकृत किया गया था और 1789 में इसे लागू किया गया था। काफी बहस के बाद, काफी विचार विमर्श के बाद इस संविधान का निर्माण किया गया था और लिखित रूप में इसको स्वीकृत किया गया था। तो ये भी कहा जाता है कि विश्व को लिखित संविधानों की परंपरा यदि किसी ने दी है तो वो है यूएसए या अमेरिका। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं संविधान की अगली विशेषता की तरफ, ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड का ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी कहा जाता है तो वो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रीफेस्ट इस मामले में कि जैसे अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जब इसे स्थापित किया गया था तो 395 आर्टिकल्स के साथ स्थापित किया गया, लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अपन देखते हैं तो इसमें ओनली 7 आर्टिकल्स हैं और ये 12-15 पेजेस में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जिसे आप पॉकेट में लेके घूम सकते हो और हाफ एन आवर में रीड कर सकते हो। स्टार्टिंग में इसमें 4000 वर्ड्स ही थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 7000 वर्ड्स इसमें शामिल हैं और जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट हुए उसके बाद से इसमें, तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में ये काफी ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है या संक्षिप्त संविधान है। वैसे इसकी संक्षिप्तता ने ये कहा है, जेफरसन कहते हैं कि संक्षिप्त होने के कारण इसको बेनिफिट भी हुआ है तो कहीं कहीं इसको नुकसान भी हुआ है। और संक्षिप्त होना इस कारण भी लाजमी बन गया है कि यहाँ आपको पता ही होगा कि स्टेट्स के, जो इसके वर्तमान में 50 स्टेट्स हैं, उनके अपने अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और मेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि केंद्रीय सरकार के कानूनों का उसके जो शक्ति क्षेत्र है उसी का वर्णन किया गया, मोटे तौर पे वर्णन किया गया है। अंतरिम तौर पे उनके अंतर्गत नियम कानून बनाने का हक राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को दे दिया गया है, तो इस तरह से भी वो संक्षिप्त है। आइए चलते हैं अगले फीचर की तरफ। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का अगला जो फीचर ले रहे हैं वह है पॉपुलर सॉवरेनिटी। हम जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें जनता की इच्छा शक्ति के माध्यम से ही जो शासन का संचालन है जो है किया जाता है। इसकी प्रियम्बल को भी स्टार्ट किया गया है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। इसमें कहा गया है कि हम अमेरिकी लोग अमेरिका को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाने, न्याय की स्थापना करने और आने वाली संततियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने हेतु इस संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत करते हैं। इस प्रस्तावना के साथ इसको स्थापित किया गया। तो हम देखते हैं कि सरकार के तीनों अंग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकार के तीनों अंग सभी के सभी अगर अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, अपनी कार्य क्षमता प्राप्त करते हैं तो किससे? जनता की इच्छा से। जनता वोटिंग के माध्यम से, सरकार के निर्वाचन के माध्यम से और समय समय पर अपनी रायशुमारी के माध्यम से अपनी इस संप्रभुता को अभिव्यक्त भी करती है। आइए चलते हैं अगले फीचर की तरफ। यह है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में संविधान को सर्वोच्च माना गया। जैसे अपन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहां सुप्रीमेसी किसके? पार्लियामेंट की। लेकिन अमेरिका में संविधान को ऊपर माना गया। संविधान से ऊपर ना तो राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना केंद्र सरकार का राष्ट्रपति, ना व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस और ना ही वहां की जुडिशरी, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। सरकार के तीनों अंग अपनी शक्तियां और अपना कार्यक्षेत्र यदि किसी से प्राप्त करते हैं तो वो संविधान से करते हैं। और यदि ये तीनों, सरकार के तीनों अंग अगर व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध किसी कानून को लाती है या कार्यपालिका का कोई कृत्य ऐसा होता है जो संविधान के विरुद्ध है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का अधिकार वहां के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उस जो कानून है, नियम है, उसको
असंवैधानिक करार दे सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ सारा का सारा शक्ति क्षेत्र, सभी के सभी जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, सभी के सभी अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं तो वहाँ के संविधान से करते हैं। तो इस तरह से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं अगले फीचर की तरफ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंडमेंट की या संशोधन की प्रक्रिया के आधार पे, अगर उसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान है, जैसे सामान्य कानून को पास किया जाता है वैसे ही है, तो वो लचीला कहलाता है। ब्रिटेन के संविधान को अपन लचीले की श्रेणी में लेते हैं। तो वहीं इसमें संविधान संशोधन की कुछ विशिष्ट प्रक्रिया जब निर्धारित कर दी जाती है तो वो एक कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। हमने फ्रांस का संविधान भी कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है और अमेरिका का संविधान भी कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में आता है। इसमें स्टूडेंट्स अमेंडमेंट के या संशोधन के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीके में होता है कि इसमें कांग्रेस के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव लाया जाता है संविधान संशोधन का, और इसे 3/4 ऑफ लेजिस्लेचर जो हैं स्टेट्स की, वो इसे रेक्टिफाई करते हैं, तब संविधान में संशोधन होता है। तो एक ये प्रक्रिया है तो जिसमें आपको ने देखा कठिन है, और दूसरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस के पास एक प्रस्ताव भेजते हैं। उसके बाद कांग्रेस जो है एक कन्वेंशन का इनवाइट करती है। इस कन्वेंशन में यदि 3/4 ऑफ जो लेजिस्लेचर्स हैं स्टेट्स की, वो इसे रेक्टिफाई कर देते हैं, तब ये संविधान में संशोधन होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि दोनों ही प्रक्रियाएं, संविधान में संशोधन की या अमेंडमेंट की, दोनों ही प्रक्रियाएं काफी जटिल हैं। यही कारण है कि 230 साल में आज तक ओनली 27 अमेंडमेंट्स वहां हो पाए हैं। और द्वितीय प्रणाली जो मैंने आपको बताई वो तो काफी कठिन है, उसके माध्यम से एक ही संविधान संशोधन जो कि 21वां संविधान संशोधन था वह हो पाया है। इसके साथ ही साथ आलोचनाएं भी होती हैं, इस कठिन प्रक्रिया के साथ आलोचनाएं भी होती हैं, जिसमें लगा कि एक संविधान संशोधन को पारित करने में 7 ईयर्स लगे। तो ये थोड़ा सा इसका अपन ये कह सकते हैं ये वीक पार्ट भी है, आलोचकों के लिए ये है, लेकिन है ये अपन इसको कठोर संविधानों की श्रेणी में या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में ही रखते हैं। अगले फीचर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश। अमेरिका में केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे दोनों ही स्तरों पे गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या रिपब्लिकन स्टेट वह होता है स्टूडेंट जिसमें राज्य का प्रमुख जो होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो हम केंद्रीय स्तर पे राष्ट्रपति जो कि मुख्य कार्यपालिका है, इसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। दूसरी तरफ अपन स्टेट्स पे देखते हैं तो स्टेट्स के गवर्नर का भी जनता के द्वारा, स्टेट्स की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पुनः इलेक्शन होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ जो सर्वोच्च पद है, कार्यकारी सर्वोच्च पद है, वह निर्वाचित पद है। इसलिए हम कह सकते हैं केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी, इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ अमेरिका रिपब्लिकन स्टेट है। अगले फीचर की तरफ चलते हैं, फेडरल सिस्टम या हम कहें कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश। संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ मेन फीचर्स होती हैं स्टूडेंट्स। इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, किसके मध्य? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के मध्य होता है। साथ ही साथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी होता है। साथ ही साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका भी होना जरूरी होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व किसमें? केंद्र में मिले। ये कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। ये सारी की सारी फीचर्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती है। वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, शक्तियों का विभाजन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य किया गया है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, यानी सीनेट के 100 मेंबर्स होते हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर्स चुनकर वहां आते हैं। तो इस प्रकार समान प्रतिनिधित्व भी हर राज्य को दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। संघात्मक शासन प्रणाली के सभी आवश्यक तत्व यहाँ मौजूद हैं। अगले फीचर की तरफ चलते हैं अपन, यह है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, विश्व में 2 प्रकार की जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पे 2 प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं।
एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें जिसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं, जिसका पुरोधा माना जाता है या प्रवर्तक माना जाता है ब्रिटेन को। तो दूसरी ओर इनमें जब घनिष्ठ संबंध होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, और जब ये कहना चाहिए कि बिल्कुल शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है और सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग रखा जाता है, तब ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बनता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रवर्तक यदि किसी कहा जाता है तो वो यूएसए को कहा जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली के अनुसार यहाँ जैसे संसदात्मक की ड्वेल एग्जीक्यूटिव होती है, एक नॉमिनल होती है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप देखते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव है, वो सिंगल एग्जीक्यूटिव है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। तो इस तरह से एकल कार्यपालिका वाला हमें फीचर यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का शक्ति क्षेत्र निर्धारित होना और तीनों का अपना अपना शक्ति क्षेत्र में दूसरे के शक्ति क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करना, ये प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो शक्ति पृथक्करण भी है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि सरकार कब तक बनी रह सकती है, जब तक उसे कॉन्फिडेंस प्राप्त है, किसका, लेजिस्लेचर का। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है। राष्ट्रपति को और उसकी कैबिनेट को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा वहाँ की कांग्रेस जो है नहीं हटा सकती है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि टेन्योर भी फिक्स रहता है। इधर कांग्रेस दो साल के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुनकर आते हैं, ना तो राष्ट्रपति उसे समय से पूर्व भंग करता है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को 4 वर्ष से पूर्व किसी तरह से हटाया, अविश्वास प्रस्ताव जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं जा सकता है। उसको हटाने की एकमात्र प्रक्रिया इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया है, जो कि काफी टफ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे सेपरेशन ऑफ पावर देख लें, डिवीजन ऑफ पावर्स देख लें, या हम देखते हैं कि ये सिंगल एग्जीक्यूटिव देख लें, या हम ये देख लें कि रेस्पॉन्सिबल नहीं होना कांग्रेस के प्रति प्रेसिडेंट का, ये सारे के सारे फीचर शो करते हैं कि यहाँ कौन सी शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ हमें देखने को मिलती है। आइए चलते हैं अगले फीचर की तरफ। ये है जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, जिसमें केंद्र सरकार और 50 राज्य इसमें शामिल हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक स्वतंत्र और सुप्रीम जो है जुडिशरी को होना चाहिए। जुडिशरी को ये पावर दिया गया है कि केंद्र स्तर की या राज्य सरकार की व्यवस्थापिका यदि कोई कानून बनाती है जो संविधान की आत्मा के विपरीत है या संविधान के विपरीत है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का अधिकार। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव भी अगर कोई आदेश पारित करती है या उसका भी कोई कृत्य जो संविधान के अनुकूल नहीं है, उसको वहाँ की जुडिशरी, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर के माध्यम से असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक फेडरल सिस्टम के अनुकूल ही व्यवस्था है जिसे वहाँ अपनाया गया है। आइए चलते हैं इसके अगले फीचर की तरफ। फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट्स, जब अमेरिका का संविधान 1789 में जब लागू किया गया था, तब स्टार्टिंग में इसके नागरिकों को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए थे, लेकिन उन्हें शुरुआत में ही लगा कि नागरिकों को अधिकार मिलने चाहिए। तो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट जो किए गए वो नागरिक अधिकारों को लेकर किए गए। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को नागरिक अधिकार दिए गए। जैसे अन्य सामाजिक सभी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में होता है, वैसे ही स्वतंत्रता का, समानता का, धर्म व आस्था का, ये सारे के सारे तो हैं ही। और इसके साथ ही साथ उन्होंने दास प्रथा का अंत किया कि किसी को दास नहीं बनाया जा सकता। साथ ही साथ हथियार रखने का अधिकार, साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सरकार या कोई भी विधि अनुरूप प्रक्रिया को अपनाए हुए हायर नहीं कर सकती है, नहीं ले सकती है ये प्रक्रिया। साथ ही साथ कोई भी सैन्य अधिकारी जबरन किसी भी व्यक्ति के मकान में नहीं रह सकता है। इमरजेंसी पीरियड में रह सकता है, लेकिन उसकी भी एक विशेष प्रक्रिया है, उसके बाद ही रह सकता है। तो इस तरह से तमाम जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में नागरिकों को दिए हुए होते हैं, वे अधिकार यहाँ के नागरिकों को भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से वहाँ की एक लोकतांत्रिक
व्यवस्था भी शो कर रहा है ये, और इंटरनेशनल लेवल पे इसके साथ जो फंडामेंटल राइट्स इन्होंने गिनवाए हैं, इनके साथ ही साथ ये घोषणा भी की गई है कि इसके अलावा जिन फंडामेंटल राइट्स को यहाँ नहीं गिनवाया गया, उनके अलावा भी जो इंटरनेशनल लेवल पे एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो अधिकार एक नागरिक को मिलने चाहिए, वो अधिकार यूएसए के नागरिकों को मिलेंगे। आइए चलते हैं अगले फीचर की तरफ। वह है ड्वेल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, यानी दोहरी सिटीजनशिप, ये ड्वेल सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं यूएसए के जो सिटीजन्स हैं वो। एक वो हर एक नागरिक जिस राज्य का निवासी है, पहला उसका नागरिक होता है और दूसरा वो यूएसए या अमेरिका का निवासी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ड्वेल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता का फीचर जो है हमें वहीं देखने को मिलता है। आइए चलते हैं अगले फीचर की तरफ, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रणेता मॉन्टेस्क्यू हैं और लॉक ने भी इसका समर्थन किया है। इस संविधान के अनुसार सरकार के तीनों अंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों का शक्ति क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए और अमेरिका में इस सिद्धांत को अक्षर से अपनाया गया है। इसका जो संविधान का आर्टिकल 1 है वो वहाँ कांग्रेस के पावर्स को उल्लेखित करता है, जो आर्टिकल 2 है एग्जीक्यूटिव या राष्ट्रपति के पावर्स को करता है, और आर्टिकल 3 जो है वो उसके जुडिशरी के पावर्स को, उसके शक्ति क्षेत्र को निर्धारित करता है। मॉन्टेस्क्यू की ये मान्यता थी और अमेरिकी संविधान निर्माताओं की भी ये मान्यता थी कि यदि शक्तियों का संकेंद्रण किसी एक सरकार के किसी एक ऑर्गन में हो जाता है तो निरंकुश होने की चांसेस ज्यादा रहती है। इसलिए शक्ति पृथक्करण को अपनाया जाना चाहिए और उसे अपनाया भी गया है और इसी पे ये आज तक अपना कार्य कर रहा है। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स अगले फीचर की तरफ, चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल। आपने अभी देखा कि हमने जिक्र किया शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पे सरकार के या गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन कहते हैं कि निर्बाध स्वतंत्रता भी निरंकुश बनाने में सहायक सिद्ध होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेपरेशन ऑफ पावर को तो अपनाया ही गया है, साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल को भी या अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को भी वहां अपनाया गया है। ये इस प्रकार से है कि जैसे जो लेजिस्लेचर है उस पे दोनों ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कंट्रोल करती हैं, तो वही एग्जीक्यूटिव पे भी जो है लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी कंट्रोल करती हैं, वैसे ही जुडिशरी पे भी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों का कंट्रोल होता है। इस तरह से कोई भी ऑर्गन जो है वो निरंकुश नहीं बन पाता है। तो हम स्टार्टिंग में चलते हैं कि कांग्रेस या लेजिस्लेचर जो वहाँ की है उस पे कैसे कंट्रोल करता है। कांग्रेस लेजिस्लेचर का मुख्य काम है कानूनों का निर्माण करना, लॉ मेकिंग, लेकिन कोई भी कानून तब तक अधिनियम नहीं बन सकता है। कोई भी बिल, जब कांग्रेस बिल लाती है उसे पारित करती है, उसके बाद वो इसके राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। दोनों वीटो पावर्स के माध्यम से ये इन पे रोक भी लगा सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि लेजिस्लेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। दूसरी ओर जुडिशियल रिव्यू के जो शक्ति है जुडिशरी की, उस शक्ति के माध्यम से भी लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए या कांग्रेस द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को असंवैधानिक करार दे सकती है वहां की जुडिशरी। आइए अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ। एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति भी निर्बाध शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। कांग्रेस के पास राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट या महाभियोग जैसा एक हथियार है, जिसके माध्यम से यदि वह ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे हटाया जा सकता है। हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट एक उनकी महत्वपूर्ण शक्ति है। साथ ही साथ जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति को कंट्रोल करती है। इसके कृत्यों को अगर वो असंवैधानिक है तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से वो असंवैधानिक करार दे सकती है। अब बचता है जुडिशरी, तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी भी पूरी तरह से फ्री है, उस पर भी चेक रखा गया है किसकी तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से और लेजिस्लेचर की तरफ। लेजिस्लेचर जैसे हम कांग्रेस ही वहाँ इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, वो कांग्रेस डिसाइड करती है। साथ ही साथ इनके वेतन भत्ते और सुविधाओं से संबंधित रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम कांग्रेस करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो जजेस की
नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके हाथों में भी इसके कुछ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र भी है और एक दूसरे को नियंत्रित भी किए हुए हैं, जिससे वो निरंकुश ना हो सके। तो इस प्रकार हमें चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत वहां देखने को मिलता है। आइए चलते हैं अगले फीचर की तरफ। ये है स्पॉइल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये संक्षिप्त संविधान है। संक्षिप्त संविधान होने के कारण ये कहना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉइड पावर्स के माध्यम से अपना अपना शक्ति क्षेत्र एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट्स बढ़ा लेती हैं। तो इसी में एक स्पॉइल सिस्टम, एक संक्षिप्त होने के कारण, क्योंकि पूरी तरह से नियुक्तों से संबंधित कोई रूल बने हुए नहीं थे, तो धीरे धीरे राष्ट्रपति आए, उन्होंने अपने हितैषियों को पदभार देने के लिए, उनको पद देने के लिए, उनको ऑब्लाइज करने के लिए कुछ पद बांटने शुरू कर दिए। तो ये पदों का जो इस तरह से, जिसमें योग्यता भी नहीं देखी जाती, सिर्फ उनको पॉलिटिकल लेवल पे उनको लाभ पहुंचाने के लिए, अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पे उनको बैठाया जाता है। तो ये स्पॉइल सिस्टम संक्षिप्त संविधान होने के कारण ही वहां आ पाया है। तो ये भी वहां हमें देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स देखेंगे अपन यूएसए के, तब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं, आइए अगले फीचर की तरफ, कन्वेंशन एंड ट्रेडिशंस। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान है कि कन्वेंशन एंड ट्रेडिशंस भी किसी भी संविधान को रन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिटेन के संविधान के में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कोई भी संविधान इनसे अछूता नहीं है। यहाँ के राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने ये कह दिया था स्टार्टिंग में कि कुछ कन्वेंशंस हैं, जैसे एक मानव जीवन को चलाने के लिए कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करनी होती है, वैसे ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, किसी गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी कुछ जो ट्रेडिशंस हैं जो वो डेवलप हो जाती हैं, और उनका और कन्वेंशंस बेसिकली वैसे वो रूल्स होते हैं जो संविधान में उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन इनकी उपयोगिता के कारण वहाँ के जनमानस इसे एक्सेप्ट कर लेता है, गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए वो कन्वेंशनल है। कुछ खास कन्वेंशंस यहाँ फेमस हैं, जैसे पहले स्टार्टिंग में संविधान बनाया गया था, कैबिनेट नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद राष्ट्रपति ने कैबिनेट का निर्माण करना शुरू कर लिया। दूसरे कन्वेंशन हम देखते हैं कि जितने भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो ट्यूसडे को होते हैं। तीसरी तरफ अपन देखते हैं कि जुडिशरी के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो फ्राइडे को दिए जाते हैं। तो ये कुछ तरह के कन्वेंशंस हैं। इसके अलावा कुछ खास कन्वेंशन जो वहाँ डेवलप हो गए हैं, जिसमें अपन देखते हैं गैरीमेंट्री की प्रथा। ये प्रथा ऐसी कन्वेंशन है जिसके तहत गैरी एक राज्यपाल हुआ करते थे, जिन्होंने इस प्रथा का प्रारंभ किया, इसलिए इसे गैरीमेंट्री कहा जाता है। इसमें एक्चुअली गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट्स के, उनके पास जो कहना चाहिए कि मतदान के लिए जो आप चुनाव क्षेत्र के सीमांकन की शक्ति होती है, तो उन्होंने अपने हितैषियों को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने के लिए ये जो इस तरह से सीमांकन करना शुरू किया कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा रहे। तो ये प्रणाली आज भी प्रचलन में, ये कन्वेंशन आज भी प्रचलन में, इसे गैरीमेंट्रिंग कहा जाता है। दूसरी अपन देखते हैं फिलिबस्टर। इस प्रक्रिया के या इस कन्वेंशन के माध्यम से कोई भी कांग्रेस में कोई भी सदस्य कितनी ही देर किसी बिल पर बोल सकता है। तो ये वाली भी आज प्रचलन में है। इसके कारण कई बार मिसयूज भी होता है इस शक्ति का। तीसरी अपन सेनेटोरियल कर्टसी देखते हैं, या सीनेट शिष्टाचार जिसे कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका में 3 तरह की नियुक्तियां, एक तो जो फॉरेन एम्बेसडरीज होती है और राजदूत वगैरह होते हैं, उनसे संबंधित अधिकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमुख अधिकारी, न्यायाधीश हैं, महान्यायवादी हैं, ये प्लस साथ ही साथ स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति पहले दोनों क्षेत्रों में सीनेट के सामने ये नाम रखता है, और सीनेट भी कर्टसी के नाते इन नामों को जो राष्ट्रपति ने रखे हैं उनको अप्रूवल दे देता है। तीसरी जो स्टेट लेवल पे सेंट्रल जो अधिकारियों की नियुक्ति का जो मामला आता है, उसमें राष्ट्रपति पहले ही उस स्टेट के सीनेटर से डिस्कस कर लेता है, और पूरी सीनेट के मेंबर्स, पूरे सीनेट के सभी मेंबर्स के सामने इन नामों को नहीं रखा जाता है, और पूरी सीनेट के मेंबर इन नामों को मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से सीनेटोरियल कर्टसी भी वहाँ का एक मेन कन्वेंशन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कन्वेंशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, ये थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स। अगले लेक्चर में अपन नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।